Welcome to my YouTube channel Teach Yourself History. We are studying about chapter 14 of class 12 history textbook, Understanding Partition, and in second part of this chapter we'll try to understand why and how did this partition happen. I've tried to give 6 causes of partition through 6 points, and my first point of the cause of the partition was culmination of a communal politics. So dear children, when Muslim came to India in the medieval period, there was a continuous struggle, continuous fight, Hindus and Muslims. Many historians think that this is the culmination point, means partition is the culmination point of this fight or struggle. They suggest that separate electorate for Muslims created by the colonial government in 1909 in 1919 crucially shaped the nature of communal politics. What is that? Separate electorates. When it was created, it was created through Government of India Acts of 1909 and Government of India Act of 1919. जो खाई है between Hindus and Muslims, that continuously increased. Separate electorate means the Muslim majority area, Muslim will be voted and Muslim will elect their representatives. During the 1920s and early 1930s, tension grew around a number of issues. Second one is the cow protection movement started by Hindus. And number 3, the effort of the Arya Samaj to the Hindu fold those who had recently converted to Islam. So Muslims were angered because of 3 important reasons: that music before mosque, मस्जिद के सामने म्यूजिक बजाया जाना, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, हिंदू लोगों ने गायों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया। आपको पता है कि बीफ जो है मुस्लिमों का एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। और तीसरा कारण था आर्य समाज ने हिंदुओं को जो रिसेंटली इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे उनको फिर से हिंदू में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। इस कारण से मुस्लिम लोग बहुत खफा थे। इन द अदर हैंड, हिंदूज वर एंगर्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ तबलीग एंड तंजीम। तबलीग मीन्स प्रोपेगेंडा, अपने धर्म के प्रचार के लिए तरह तरह के उपाय करना, और तंजीम मतलब उस धर्म प्रचार के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना, संघ बनाना, और ताकि धर्म प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये सारे कारण थे कल्मिनेशन ऑफ ए कम्युनल पॉलिटिक्स का। सेकेंड कॉज वाज प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1937। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव में तो जो स्टेट्स थे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, उसमें इलेक्शन कराए गए। When this election were held, these elections were held in 1937. The Congress did well in the election in general seats. जो जनरल सीट्स थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं थे मुस्लिमों के लिए, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया। But did badly in the constituencies reserved for Muslims. लेकिन जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उसमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। But the Muslim League also fared poorly, acquired only 4.4% of the total polled Muslim votes. लेकिन दूसरा दिक्कत ये था कि मुस्लिम लीग को भी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिला। यानी कि मुस्लिम लीग का वोट ना कांग्रेस को मिला ना मुस्लिम लीग को मिला, वो बंट गया। द लीग फेल्ड टू विन a single seat in the northwest frontier province and could capture only 2 out of 84 reserved constituencies in the Punjab and 3 out of 33 इन सिंध। देख लो, तो मुसलमानों के लिए जो सीट रिजर्व है और जो मुस्लिम लीग बोलती है कि हम मुस्लिमों की पार्टी है, वो पार्टी पंजाब में कितने सीटें जीती? सिर्फ 2 सीटें। कितने में? 84 जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज थे। 33 रिजर्व सीट्स थे, लेकिन कितने सीटें जीते उन्होंने? सिंध में 3 सीटें जीती। इस कारण से मुस्लिमों के अंदर में, मतलब मुस्लिम लीग के अंदर में अजीब तरह का डर पैदा हो गया कि अगर हम इंडिया में रहेंगे तो हम कभी शासक नहीं बन पाएंगे। इट वॉज प्रूव्ड इन प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। इस 1937 जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, इसमें एक प्रॉब्लम और आया। यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है, द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म ए जॉइंट गवर्नमेंट with the Congress. The Congress had won an absolute majority in the province, so it rejected the offer. उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस क्योंकि वहाँ मेजोरिटी में था तो उन्होंने वहाँ उनके साथ सरकार बनाने से मना कर दिया। Some scholars argued that this rejection convinced the league that if India remained united, then Muslim
would find it difficult to get political power because they would remain a minority. अब उनको एहसास हो गया मुस्लिम लीग को कि अगर हम लोग इंडिया में रहेंगे तो कभी भी यहाँ शासक नहीं बन पाएंगे। हाँ, यहाँ शासन कौन करेगा? हमेशा कांग्रेस पार्टी करेगी। ये उसको डर पैदा हो गया। The league assumed, of course, that only a Muslim party could represent Muslim interests, and then the Congress was essentially a Hindu party. अब उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिमों के इंटरेस्ट की बात करने वाली अगर कोई पार्टी होगी तो सिर्फ वो मुस्लिम लीग होगी। कांग्रेस was essentially a Hindu party. Congress can't be the spokesperson of Muslims. Even in Sindh, it failed to form a government. It was from this point onwards that the league doubled its efforts and expanding its social support by abusing communal feelings. अब यहाँ से 1937 से सिंध जो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का गढ़ है वहाँ भी मुस्लिम लीग अपना सत्ता नहीं बचा पाया। इसके कारण से उन्होंने जो कम्युनल फीलिंग्स है, जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच की जो खाई है, उसको उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया ताकि वो मुस्लिमों का हितैषी अपने आप को साबित कर सके। तो इस तरह से 1937 इलेक्शन मुस्लिम लीग को हिंद कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग ले गया और मुस्लिम लीग वहाँ से कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि एक नया कंट्री बनाना चाहिए, इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए। थर्ड कारण जो है वो है एटीट्यूड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है उसने भी इस पार्टीशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। मौलाना आज़ाद, एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर, पॉइंटेड आउट इन 1937 that members of the Congress were not allowed to join the league at congressmen were active in हिंदू महासभा एंड आर्य समाज। ये मौलाना आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि आप एक तरफ तो मना करते हो कि हमें मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेसी जो हैं, वो एक्टिवली हिंदू महासभा और आर्य समाज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि हिंदुओं की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो एक तरह से लगाव है वो किसके साथ था? लगभग कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ था, ऐसा महसूस होने लगा। इसलिए जो मुसलमान थे वो कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और मुस्लिम लीग से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बढ़ने लगा। एक्सीडेंटली दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द हिंदू महासभा एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS वर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो मुस्लिम लोगों को एक डर भी हो गया कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि एक हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हिंदुओं का और उन्होंने उनको आर्मी के रूप में ट्रेन किया। इस वजह से मुस्लिम लोग जो है कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनकी दूरी बढ़ती गई। फोर्थ जो वजह है इसको एक मील का पत्थर हम लोग मान सकते हैं, द पाकिस्तान resolution. The Pakistan demand was formalized gradually. On 23rd March 1940, the Muslim League moved a resolution demanding a measure of autonomy for the Muslim majority areas of subcontinent. क्या है ये? पाकिस्तान रिजोल्यूशन। कब इसको प्रस्तावित किया गया? 23rd मार्च 1940 में। और उसमें क्या था? डिमांडिंग ए मेजर ऑफ ऑटोनॉमी, कि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ हैं इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में, उन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ में जो सरकार है उसका जो इन्फ्लुएंस है कम से कम हो, वहाँ मुस्लिमों को ज़्यादा पावर दिया जाए, ऑटोनॉमी पावर दिया जाए। ये डिमांड था पाकिस्तान रिजोल्यूशन में। पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो है ये उस समय के पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर थे सिकंदर हयात खान, उन्होंने इसको प्रपोजल रखा था, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। लेकिन इससे पहले एक उर्दू पोइट है, बहुत फेमस पोइट है, तुम उनका सब ने सुना होगा ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन है उर्दू पोइट? मोहम्मद इकबाल। तो उन्होंने भी 1930 के मुस्लिम लीग में अध्यक्षता करते हुए कहा था एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जो मुस्लिमों के लिए हो, और उन्होंने उसका नाम दिया था नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट। तो इस तरह से ग्रेजुअली ये डिमांड जो है पाकिस्तान का या पार्टीशन का वो धीरे धीरे बढ़ता है। जो फिफ्थ पॉइंट है हम लोग का वो है पोस्ट वार डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पोस्ट वार करने का मतलब हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे ऐसे कंडीशन आए जिसके कारण से पार्टीशन जो है वो अवश्यंभावी हो गया, एसेंशियल हो गया। तो नेगोशिएशंस वर बिगेन अगेन इन 1945
Discussion about the transfer of power broke down due to जिन्ना's adamant attitude। तो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि ब्रिटिश को जो ट्रांसफर ऑफ पावर करना था, इंडिया को देना था, उन्होंने कहा कि जब तक पार्टीशन नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें क्या क्या हुआ देखो। प्रोविंशियल इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1946। पहली बार कब हुआ था? 1937 में। नेक्स्ट कब हुआ? इन 1946 में। The Congress swept the general constituencies, capturing 91.3% of non-Muslim vote। तो जितने नॉन मुस्लिम थे उसका 90% से ज़्यादा वोट किसी एक पार्टी को मिलता है, तो वो पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। यानी कि लगभग सारे वोट कांग्रेस पार्टी को मिल गए। लेकिन देखो, द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वाज इक्वली स्पेक्टेकुलर। अगर आपको याद हो तो 1937 में उसको सिर्फ 4.4% वोट मिले थे, लेकिन यहाँ पे स्थिति 1946 में दूसरा हो गया। इट ओन ऑल 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेंटर एंड 86.6% ऑफ द मुस्लिम वोट के साथ साथ जो प्रोविंस में 509 सीट्स रिजर्व थे उसमें उन्होंने 442 सीट जीते। द लीग एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम वोटर्स, seeking to vindicate its claim to be the sole spokesman of India's Muslim। अब मुस्लिम लीग बढ़ चढ़ के कहने लगा कि मुस्लिमों के बारे में अगर कोई डिसीजन ले सकता है तो वो मुस्लिम लीग है और वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। सेकेंड देखो, एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ पोस्ट वार डेवलपमेंट में, वो है कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में उन्होंने बातचीत शुरू किया इंडियन लीडर्स के साथ, लेकिन उसके जो प्रपोजल्स थे ना वो कांग्रेस को पसंद आए और ना मुस्लिम लीग को पसंद आए। और कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के प्रोविंस के, बाकी सब लोगों को लगने लगा कि अब जो है पार्टीशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि पार्टीशन के बिना कोई बातचीत, कोई एक्सचेंज ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल होने नहीं देगा वो। इस तरह से बिल्कुल हम लोग पार्टीशन के नज़दीक पहुंच गए। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। क्या ये डायरेक्ट एक्शन? इट अनाउंस दैट ऑन 16 अगस्त 1946 riots broke out in the Kolkata, lasting several days and leaving several thousand people dead। कब हुआ ये? 16 अगस्त 1946 को लीग ने चलाया डायरेक्ट एक्शन डे। यानी कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जब तक हमको आज़ादी नहीं मिलेगी अब हम लोग खुलेआम लूट पाट करेंगे, कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और इसकी वजह से बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में, इट वॉज इन मार्च 1947 that the Congress High Commission voted for dividing the Punjab into two halves, one with Muslim majority and the other with Hindu Sikh majority, and it asked for the application of a similar principle to Bengal। अब देखो इस तरह से पार्टीशन जो है संभव ही हो गया और मार्च 1947 में डिसीजन ले लिया गया कि पंजाब को दो भाग में बांट दिया जाएगा। आधा भाग इंडिया के पक्ष में रहेगा और आधा भाग जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। उसी तरह से बंगाल में भी ऐसे ही किया गया। ठीक है, इस तरह से पार्टीशन कंप्लीट एकदम डिसीजन हो गया कि वो पार्टीशन होना ही होना है। तो आज हम लोग पढ़े चिल्ड्रन कि व्हाई एंड हाउ दिस पार्टीशन हैपन। हमको लगता है कि आपको ये चैप्टर जो ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो समझ में आ गया होगा। इसको फिर से देखें वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।